पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे उत्पादन के नियमों की। आज हम बात करेंगे समुत्पाद वक्र अर्थात आइसोक्वांट कर्व। समुत्पाद वक्र क्या है? तो हम जानते हैं कि समुत्पाद वक्र एक तकनीकी संबंध है जो यह प्रकट करता है कि साधनों को उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। यह एक कुशलता संबंध है जो साधनों की एक दी हुई मात्रा के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पादन की अधिकतम मात्रा को प्रकट करता है। आइसोक्वांट दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आइसो अर्थात इक्वल या समान और क्वांट अर्थात मात्रा अर्थात आउटपुट उत्पादन की मात्रा। अतः इसका अर्थ है कि समान मात्रा अथवा समान उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों का एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं समुत्पाद वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों को बताता है जो एक उत्पादन के निश्चित स्तर को व्यक्त करता है। अतः समुत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो उत्पादन साधनों के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करता है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। समुत्पाद वक्रों को समान उत्पादन या समुत्पाद या उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। समुत्पाद वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह उपभोग के सिद्धांत के तटस्थता वक्र विश्लेषण को उत्पादन के सिद्धांत पर लागू करता है। यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जिनमें से अर्थशास्त्री फर्ग्यूसन के अनुसार समुत्पाद वक्र वह वक्र है जो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को प्रकट करती है जो उत्पादन के एक निश्चित स्तर को उत्पादित करने के लिए भौतिक रूप से समर्थ होते हैं। इसी तरह से पीटरसन के शब्दों में समुत्पाद वक्र को उस वक्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो परिवर्तनशील साधनों के संभावित संयोगों को प्रकट करती है जिनका एक समान मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तटस्थ समुत्पाद वक्रों की कुछ मान्यताएं ली। या मैं ये कहूँ इनके लिए जो मान्यताएं मानी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उत्पादन के दो साधन अर्थात 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन वक्रों को खींचते समय सरलता की दृष्टि से यह मान लिया जाता है कि उत्पादन के केवल 2 साधन हैं। किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दोनों साधन परिवर्तनशील हैं। नंबर 2, स्थिर तकनीक अर्थात कांस्टेंट टेक्निक। यह मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर है, यह पहले से ही ज्ञात है। नंबर 3, साधन विभाज्य हैं। यह मान लिया जाता है कि उत्पादन साधन विभाज्य है या इनका छोटी मात्राओं में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यह मान लेना अनिवार्य है कि दो साधनों के बीच प्रतिस्थापन तकनीकी रूप से संभव है अर्थात उत्पादन फलन स्थिर अनुपातों के प्रकार का नहीं बल्कि परिवर्तनशील अनुपातों का है। और 5वीं मान्यता है कुशल संयोग अर्थात एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। यह भी मान लिया गया है कि दी हुई तकनीक के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का अधिकतम कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है। तो ये समुत्पाद वक्रों की मान्यता हुई। अब हम बात करेंगे इसके आगे। इसे हम
एक उदाहरण द्वारा भी बता सकते हैं। कि जो एक तालिका है जो उत्पादन के दिए हुए स्तर के लिए दो साधनों के जिसमें श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों को प्रकट करी सहायता से इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सम उत्पाद सारणी है जिसके संयोग है ए बी सी डी, पूंजी की मात्रा दिखाई गई ली गई है 90, 60, 40, 30, श्रम है 10, 20, 30, 40 और उत्पादन की जो मात्रा है वो निश्चित है 100 इकाई। इसे यदि हम एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो इस तरह से जो चित्र बनेगा और इसकी व्याख्या ये एक समउत्पाद वक्र को व्यक्त करती है। अब बात कर रहे हैं हम समउत्पाद वक्र का ढलान अर्थात तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। समउत्पाद वक्र का ढलान एक साधन की दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापन की दर है। यह बतलाता है कि उत्पादन को स्थिर रखते हुए एक साधन का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। समउत्पाद वक्र के ढलान द्वारा हमें एक साधन जैसे श्रम का दूसरे साधन पूंजी के लिए प्रतिस्थापन की तकनीकी संभावना के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसी कारण से समउत्पाद वक्र के ढलान को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात MRTS कहा जाता है। साधन Y के लिए साधन X की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वह दर है जिसमें उत्पादन के स्तर को स्थिर रखते हुए Y का X के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। सूत्र इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो लिप्सी के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर वह दर है जिस पर एक साधन का दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है जबकि उत्पादन स्थिर रहता है। यदि सूत्र की बात करें तो इसे हम MRTS डेल्टा K भाग डेल्टा L के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर MRTS तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है, डेल्टा K पूंजी में परिवर्तन को व्यक्त करता है और डेल्टा L श्रम में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अन्य शब्दों में थोड़ा अधिक श्रम लगाने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह थोड़ी कम पूंजी लगाने से उत्पादन में होने वाली हानि के बराबर होगी। श्रम की संख्या में होने वाली वृद्धि डेल्टा L के फलस्वरूप उत्पादन में डेल्टा P के बराबर वृद्धि होती है। इसी प्रकार पूंजी की मात्रा डेल्टा K में होने वाली कमी के कारण उत्पादन में डेल्टा TP कमी होगी। इसलिए डेल्टा TP भाग डेल्टा K इक्वल टू डेल्टा TP भाग डेल्टा L होगी अर्थात डेल्टा TP भाग डेल्टा K इक्वल टू MPK और इसी तरह से डेल्टा TP भाग डेल्टा L इक्वल टू MPL। यहाँ MPK मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है और MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है अर्थात श्रम की सीमांत उत्पादकता। इसी को अगर आगे और सोल्व किया जाए तो यह डेल्टा K बटा डेल्टा L इक्वल टू MPL भाग MPK होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ये कहें अतः तकनीकी प्रतिस्थापन की दर श्रम और पूंजी के सीमांत उत्पादों की दर के अनुपात के बराबर होती है। श्रम और पूंजी के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है पूंजी के लिए श्रम की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती है। पूंजी की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अधिक से अधिक श्रम का प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, अब बात करें सम उत्पाद मानचित्र की। एक रेखा चित्र द्वारा प्रकट किए गए सम उत्पाद वक्रों के समूह को सम उत्पाद मानचित्र कहा जाता है जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया। यह सम उत्पाद वक्रों के एक समूह को प्रकट करता है जिसमें उत्पादन के प्रत्येक स्तर के लिए एक वक्र था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक से अधिक
समुत्पाद वक्रों को जो चित्र व्यक्त करता है उसे समुत्पाद मानचित्र कहते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे हम समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं। तो जैसा कि तटस्थ वक्र की जो विशेषताएं थी, लगभग वही विशेषताएं यहाँ पर समुत्पाद वक्रों की पाई जाती हैं। हम उनमें से चर्चा करते हैं। नंबर 1, समुत्पाद वक्रों का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि समुत्पाद वक्रों का जो ढाल होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरता होता है, अर्थात ऋणात्मक ढाल के होते हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक समुत्पाद वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। नेक्स्ट है, दो समुत्पाद वक्रों कभी एक दूसरे को काटते नहीं। यही स्थिति तटस्थ वक्रों के अंतर्गत थी। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट। समुत्पाद वक्र जितनी ऊंची होती है उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक समुत्पाद वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगा वह उतने ही ज़्यादा उत्पादन के स्तर को बताता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये बात हुई समुत्पाद वक्रों की विशेषताओं की, जिनमें से हुई दो समुत्पाद वक्र एक दूसरे को काटते नहीं, दो मतलब मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है, ऊंचा समुत्पाद वक्र नीचे की तुलना में अधिक उत्पादन को बताता है। ये समुत्पाद वक्र की बातें हुई। अब बात करते हैं हम, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे अब समलागत रेखा की, आइसोकोस्ट लाइन। एक समलागत रेखा वह रेखा है जो उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिनकी कुल लागत समान होती है। अन्य शब्दों में यह रेखा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो एक फर्म समान लागत पर प्राप्त कर सकती है। जैसे विभिन्न समुत्पाद वक्र होते हैं, वैसे ही विभिन्न समलागत रेखाएं होती हैं जो उत्पादन के विभिन्न स्तर को व्यक्त करती। इसकी परिभाषा की बात करें तो ये होगी, एक समलागत रेखा को उस रेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो साधनों के उन विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है जो एक उत्पादक उन साधनों की दी हुई कीमतों पर जितना कुल व्यय करना चाहता है उससे खरीद सकता है। ठीक है, ये हुई समलागत रेखा। रेखा की अगर व्याख्या की बात करें तो इसे हम इस तरह से कहते हैं, समलागत रेखा की धारणा को निम्नलिखित एक तालिका के द्वारा बता सकते हैं। मान लीजिए उत्पादक के पास श्रम और पूंजी को खरीदने के लिए केवल 100 रुपये हैं। उत्पादक के लिए श्रम की लागत प्रति इकाई 10 रुपये और पूंजी की लागत प्रति इकाई 20 रुपये है। तो इस तालिका के द्वारा देख सकते हैं कि कुल व्यय 100 रुपये, श्रम की कीमत 10 और पूंजी की 20। अब इनमें से मान ली जाए 10 इकाई श्रम ले तो और पूंजी की 0, या दूसरा संयोग होगा श्रम 0 पूंजी 5, तीसरा संयोग होगा श्रम 4 पूंजी 3, चौथा संयोग होगा श्रम 2 और पूंजी की 4 इकाई। इस सब को यदि एक चित्र के द्वारा दिखाएं तो वह जो होगा वो इस तरह से होगा, श्रम पर अपना पूरा धन अर्थात 100 रुपये व्यय करके वह श्रमों को 10 इकाइयाँ लगा सकता है। पूंजी पर पूरा धन खर्च करके वह केवल 5 इकाइयाँ लगा सकता है। श्रम और पूंजी पर व्यय करके वह श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग खरीद सकता है, जैसे 4 श्रम 5 पूंजी, 3 पूंजी, 2 श्रम 4 पूंजी, ये इस तरह से और इसको दिखाने से एक ऊपर से नीचे गिरती हुई सीधी सरल रेखा के रूप में समलागत रेखा की चित्र बनता है। इसके बाद बात करें सम उत्पाद वक्रों तथा तटस्थ वक्रों के बीच में मूल अंतर क्या है।
मांग के सिद्धांत में तटस्थ वक्रों का जो योगदान है वही समुत्पाद वक्रों का उत्पादन सिद्धांत में। समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वक्र लगभग तटस्थ वक्रों के समान ही है, परंतु इन दोनों वक्रों में कुछ अंतर होते हैं। वो अंतर इस प्रकार से, नंबर एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके विपरीत एक समुत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिससे किसी फर्म को समान उत्पादन प्राप्त होता है। नंबर 2, समुत्पाद वक्र उत्पादन के समान स्तर को प्रकट करती है जिसे मापा जा सकता है। तटस्थ वक्र संतुष्टि के समान स्तर को व्यक्त करती है जिसे मापा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, समुत्पाद वक्र साधनों के संयोगों को प्रकट करती है जबकि तटस्थ वक्र वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, समुत्पाद वक्रों द्वारा उत्पादन के आर्थिक तथा अनार्थिक क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। तटस्थ वक्र द्वारा उपभोग के आर्थिक और अनार्थिक क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एक समुत्पाद वक्र का ढलान उत्पादन के साधनों के बीच प्रतिस्थापन की तकनीकी संभावना द्वारा प्रभावित होता है। यह प्रतिस्थापन की तकनीकी सीमांतर MRTs पर निर्भर करता है, जबकि एक तटस्थ वक्र का ढलान उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांतर MRS पर निर्भर करती है। प्रोफेसर वाटसन ने सही निष्कर्ष निकाला कि समुत्पाद वक्र असल में तटस्थ वक्रों की भांति ही दिखाई देती है। इनकी रेखागणितीय विशेषता एक समान है, इनका आर्थिक विश्लेषण समांतर है, परंतु एक बड़ा अंतर इनको एक दूसरे से अलग करता है। तटस्थ वक्र भावगत है, उपभोक्ता के मन में जो विचार आते हैं उन्हें मान लिया जाता है। इसके विपरीत समुत्पाद वक्र वस्तुनिष्ठ है, इनको सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप से मापा जा सकता है। उत्पादन संतुलन अर्थात साधनों का इष्टतम संयोग अर्थात न्यूनतम लागत संयोग। अब इसमें क्या होता है कि एक उत्पादक के लिए सर्वश्रेष्ठ संयोग कौन सा होगा साधनों का जिससे वह अधिकतम उत्पादन करे। तो हम जानते हैं कि एक समुत्पाद वक्र दो साधनों के उस संयोग को प्रकट करती है जिसका प्रयोग उत्पादन की एक दी हुई मात्रा को पैदा करने के लिए किया जा सकता है, जबकि उत्पादन के संदर्भ में समुत्पाद वक्र पर सभी बिंदु समान होते हैं, परंतु लागत के संदर्भ में ये समान नहीं होते। यह देखने के लिए एक उत्पादक उत्पादन के एक निश्चित स्तर को उत्पादित करने के लिए न्यूनतम लागत संयोग विधि का अथवा साधनों के इष्टतम संयोग का चुनाव कैसे करता है, हमें यह जानना आवश्यक है कि साधनों की कीमत क्या है, उत्पादक द्वारा किया जाने वाला कुल व्यय अथवा उत्पादक का बजट क्या है। इन दो तीन चीज़ों का ध्यान तो इसके लिए सम लागत रेखा का ढाल ज्ञात करें। तो सम लागत रेखा का ढाल हम जानते हैं कि वह होता है श्रम की कीमत भाग पूंजी कीमत। श्रम की कीमत पूंजी की इकाइयों के रूप में और पूंजी की कीमत श्रम की इकाइयों के रूप में व्यक्त की जाती है। उत्पादक संतुलन क्या है अथवा साधनों का न्यूनतम लागत संयोग क्या है। उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करता है। अन्य शब्दों में उत्पादन की एक निश्चित मात्रा साधनों के न्यूनतम लागत संयोग की सहायता से उत्पादित करता है। साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को साधनों का इष्टतम संयोग भी कहा जाता है। इष्टतम अथवा न्यूनतम लागत संयोग वह संयोग है जिसमें या तो साधनों के निश्चित स्तर से प्राप्त उत्पादन अधिकतम हो अथवा एक निश्चित उत्पादन के पैदा करने की लागत न्यूनतम हो। और इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो इस प्रकार से हैं कि न्यूनतम लागत की जो शर्तें हैं वो इस तरह से होती हैं कि संतुलन बिंदु पर सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श होना चाहिए। स्पर्श बिंदु पर सम लागत रेखा तथा सम उत्पाद वक्र दोनों का ढलान समान होता है। सम लागत रेखा का ढलान साधनों की कीमतों की दर है
सम उत्पाद वक्र का ढलान साधनों सीमांत उत्पादों की दर है, इसे तकनीकी प्रथा सीमांत दर भी कहा जाता है। अर्थात सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा का ढाल बराबर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। नंबर दूसरी शर्त है स्पर्शी बिंदु, अर्थात जो चित्र में बताया गया है ई बिंदु पर समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तदर हो अथवा MRTSL के गिर रहा हो। इस प्रकार हम साधनों के इष्टतम संयोग की शर्तों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, समुत्पाद वक्र का ढलान समलागत रेखा के ढलान के बराबर होना चाहिए। और सूत्र के रूप में बात करें MRTS इजकल टू ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस डेल्टा के भाग डेल्टा L बराबर MPL भाग MPK बराबर PL भाग PK होना चाहिए। दूसरी शर्त है स्पर्शीय बिंदु पर समुत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तदर होना चाहिए, अर्थात MRTSL के गिरता होना चाहिए। संकेतों की बात करें तो यहाँ डेल्टा के पूंजी के परिवर्तन, डेल्टा L श्रम में परिवर्तन, MPL श्रम का सीमांत उत्पादन, MPK पूंजी का सीमांत उत्पादन, PL श्रम की कीमत, PK पूंजी की कीमत, MTRSL के श्रम व पूंजी के तकनीकी प्रताप की अंतर को बताता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सम उत्पाद वक्रों के अंतर्गत हम यहाँ तक आज पहुँच गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।